तो हे गाइस फाइनली आ चुका है जे डायनेस्टी का सीजन 2 जिसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाएगी जे डायनेस्टी के सीजन 1 के 10 साल बाद की, क्योंकि मास्टर डाओ जुआन के जे डायनेस्टी को यूज करने की वजह से वहां पर मौत हो चुकी थी बियाओ की। इसीलिए अब शाओ फैन राइटर्स पाथ वालों को छोड़कर डीमन कल्ट के साथ में ज्वाइन हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले जंगल के बीचों बीच एक छोटे से ढाबे को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब काफी जोरों की बारिश होने की वजह से काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें से कई सारे लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि इन 10 सालों में राइटर्स पाथ और डीमन कल्ट के बीच में बहुत ही सारी लड़ाइयां हुई, जिसकी वजह से वो लोग इस दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतों को भी न्योता दे रहे हैं। क्योंकि अभी जो डीमन कल्ट है उसके सारे के सारे ग्रुप्स इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जिनमें से उनके सबसे 3 अहम डीमंस भी हैं। जहां पर फिर तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका असल में नाम होता है शाओ हुआन, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में वही लड़की होती है जो कि फर्स्ट सीजन के अंदर शाओ फैन को अपने ग्रैंडपा के साथ में मिली थी। जहां पर तभी उसके ग्रैंडपा टोंगी जियन ये कहने लगे थे कि क्या तुम लोग ये जानना चाहते हो कि इस साल डीमंस और अच्छे लोगों के बीच में हमें इतनी ज्यादा फाइट क्यों देखने को मिल रही है। शाओ हुआन उनको रोकने की कोशिश करती है कि आप ऐसा कुछ भी मत कहो, तो फिर उसका ग्रैंडपा उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये पता नहीं है, मैं जैसे जैसे बूढ़ा होता जाऊंगा मैं उतना ही ज्यादा अमीर भी बनता जाऊंगा। जिससे कि फिर तभी एक बंदा ग्रैंडपा से कहने लगता है कि शायद आप इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानते हो, आखिर ये इतना बड़ा महायुद्ध क्यों छिड़ चुका है डेविल कल्ट और ह्यूमंस के बीच में। जिससे कि वो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब कुछ शुरू हुआ है किंग इंसेक्ट के एक डिसाइपल की वजह से, जिसका नाम है जेंग शाओफैन, जिसके अंदर बुद्धिज्म और टाइज्म दोनों ही तरीके की पावर्स थी। जिसके पास में असल में आ चुका होता है एक मोस्ट पावरफुल वेपन, जिसको असल में कहते हैं डेविल्स का मोस्ट प्रीसियस ब्लड डेवोरिंग बीड, जिसको अपने अंदर समन कर लिया था शाओफैन की इविल स्पिरिट स्टेक ने। जिसके बाद फिर एक समय पर उसकी मुलाकात होती है डीमन सेक्ट की लड़की से जिसका नाम था बियाओ, जिसकी वजह से जेंग शाओफैन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। इसीलिए फिर घोस्ट किंग ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ में निकल गया था किंगविन सेक्ट पर हमला करने के लिए। जहाँ पर जैसे ही हालात गंभीर होने लगे तो फिर मास्टर डाओ जुआन को यूज करना पड़ा जेड डायनेस्टी को, ताकि वो शाओफैन के साथ में सारे डीमंस को मार सके। लेकिन ऐसे मोमेंट पर फिर बियाओ आ गई जेंग शाओफैन के सामने, और वो हमला बियाओ पर होने की वजह से उसकी ब्लड और सोल दोनों ही चीजें खत्म हो गई। इसीलिए बियाओ उस युद्ध में मारी गई। जिससे कि तभी एक बंदा पूछता है कि फिर उसके बाद जेंग शाओफैन का क्या हुआ। जहाँ पर फिर तभी उन सभी लोगों को आवाज आती है कि यहीं से इन लड़ाइयों की शुरुआत हुई। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन के अंदर दिखाया जाता है डीमन कल्ट और राइटर्स पाथ वालों के बीच की फाइट को। ये युद्ध वाकई में बहुत ही बड़े पैमाने पर फैलते जा रहा था, जहाँ पर सैकड़ों डीमंस की जान जा रही थी तो सैकड़ों अच्छे लोगों की भी जान जा रही थी। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये डीमंस कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहे थे राइटर्स पाथ वालों के ऊपर, क्योंकि उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है उनका बॉस लाउदा, जो कि अकेले ही यहाँ पर कई सारे लोगों के बैंड बजाते जा रहा था। यहाँ तक कि वो तो अकेले ही कई सारे मॉन्क्स और कई सारे फाइटर्स को भी धो डाला था, क्योंकि उसकी जो मार्शल आर्ट की स्किल्स होती हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट थी। जिससे कि एक मॉन्क और एक स्वॉर्ड मैन मिलकर भी उसको हरा नहीं पाते, बल्कि वो तो अकेले ही उन लोगों को पीछे धकेल देता है। जिसके तुरंत ही बाद फिर उसने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया था अपनी रेड डेमोनिक आई को, जिसके अंदर से निकलने वाले पावर अटैक्स कई सारे लोगों को घायल करते जा रहे थे। लेकिन तभी एक गुफा के अंदर से वहां पर एक डीमनिक हैंड निकलता है और उस डीमनिक आई को मसल कर रख दिया था, जिसकी वजह से लाउदा की तो हालत ही खराब हो जाती है। यहाँ पर ये लोग जैसे ही फाइट करने लगते हैं फिर तभी वहां पर आ जाता है शाओफैन, जिसकी पूरी बॉडी के अंदर डीमनिक ऑरा बह रहा था। लेकिन शाओफैन तो यहाँ पर अपनी पावर्स की मदद से मार रहा था डेमनिक कल्ट के लोगों को, जिनकी बॉडी को खत्म करने में उसे मात्र चंद सेकंड ही लगते हैं। शाओफैन कहता है कि अब निर्णय तुम्हारा है, या तो लड़ो या फिर मरो, क्योंकि उसने यहाँ पर डीमन कल्ट के लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। इसीलिए फिर कई सारे डेमनिक कल्ट के लोग शाओफैन के सामने अपना सर झुका देते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज हमारी जान को बख्श दो, हम आपके साथ में फाइट नहीं करना चाहते। जिससे कि लाउदा समझ जाता है कि अब फाइनली उन लोगों के हारने का समय आ चुका है, और जिस ब्लड रिफाइनिंग हॉल के ऊपर उन लोगों ने पूरे 800 सालों से कब्जा करके रखा हुआ था, उन लोगों के लिए उसको छोड़ने का भी समय आ चुका है। यहाँ तक कि अब तो डीमन लिन फैंग और लेडी डीमन फूरेन भी शाओफैन के सामने सर झुकाने के लिए तैयार
तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही ये तीनों हार मानने के लिए जा रहे थे तो फिर तभी उनका साथी वाइल्ड डॉग ये कहने लगता है कि बॉस आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमने जो कसम खाई है अपने एंसेस्टर्स के सामने हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। जिससे कि लाउदा कहने लगता है कि तुम्हें मेरी बात को समझना होगा। तो वाइल्ड डॉग कहता है कि नहीं, मैं कभी भी एक गद्दार कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि वो ब्लड रिफाइनिंग हॉल ही है जिसकी वजह से आज तक मैं जिंदा बच पाया हूँ। इसीलिए मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं ब्लड रिफाइनिंग हॉल के लिए ही जीऊंगा। जिससे कि फिर लाउदा कहता है कि अगर ऐसा है तो आज के बाद से तुम अकेले ही ब्लड रिफाइनिंग हॉल की जिम्मेदारी को संभालोगे। वाइल्ड डॉग ने ये जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन आखिर अब वो इसको संभालेगा कैसे, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने सारे लोगों के साथ में अकेले फाइट कर सके। यहाँ तक कि अब तो वो खाई के किनारे पर भी आ चुका था। इसीलिए अब उसका समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। इसीलिए वो शाफिन से कहता है कि अब तुम मुझे जान से मार दो, क्योंकि मुझे मौत मंजूर है लेकिन सर झुकाना नहीं। जिससे कि फिर शाफिन पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच जाता है। लेकिन फिर यहाँ से बाकी के सभी लोग भी जा चुके थे। वाइल्ड डॉग तो यहाँ पर शाफिन से काफी ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसके सामने वही खाई होती है जहाँ पर पिछली बार शाफिन और लूसी दोनों ही गिर गए थे। शाफिन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे जान से मार देना चाहते हो। जिससे कि वाइल्ड डॉग डरते हुए कहता है कि हाँ मैं लेकिन तुमसे डरता नहीं हूँ। लेकिन शाफिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा। वाइल्ड डॉग कहता है कि तुमने मेरे ब्लड रिफाइनिंग हॉल को तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं। तो शाफिन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में नहीं रहोगे तो तुम्हारे डीमन सेक्ट वाले तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए अब तुम्हारे पास में कोई भी चॉइस नहीं है मेरे साथ में रहने के अलावा। वाइल्ड डॉग भी ये सोचता है कि मुझे जिंदा रहना होगा, तभी जाकर मैं अपने ब्लड रिफाइनिंग हॉल का पुनर्निर्माण कर पाऊंगा। वो शाफिन से पूछता है कि लेकिन तुम आकर मेरे लिए ये क्यों कर रहे हो। जिसके बाद फिर वो उसका पीछा करना भी शुरू कर देता है। जिसके बाद अब शाफिन यहाँ से चलते हुए पहुंच जाता है बैम्बू पीक के एरिया में, और वहीं पर हम लोग देख पाते हैं शाओ हुई को, जो कि शाफिन को देखते ही तुरंत ही उसके पास में आ जाता है। शाफिन देखता है कि उसके डाउजू पीक की लाइफ दोबारा से वैसे ही हो चुकी है। जिसके तुरंत ही बाद फिर वो यहाँ से अपनी स्टिक के ऊपर बैठकर सफर करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है किंग इंसेक्ट के लिंगजू ड्रैगन को, जो कि अचानक से ही जाग जाता है और पानी के अंदर से निकलकर किंग इंसेक्ट के डिसाइपल्स के ऊपर अपने पावर्स की मदद से हमला करने लगता है। जो बात किसी को भी समझ में नहीं आती कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए फिर तुरंत ही सारे के सारे पावरफुल लोग अपने पावर्स का यूज करते हुए बना लेते हैं एक फॉर्मेशन को, और ये सारे के सारे लोग रोकने वाले होते हैं लिंगजी के द्वारा किए जाने वाले अटैक को। जहाँ पर तभी मदद करने के लिए शूशु भी आ चुका था, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका था। साथ ही साथ उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वहां पर आ जाता है की हाओ, जो कि सबसे पहले अपने स्लाइसिंग अटैक्स की मदद से लिंगजू के वाटर अटैक के कनेक्शंस को ही काट देता है। लेकिन अभी भी ये अटैक रुकने वाला नहीं था और उन लोगों के ऊपर होने वाला होता है। जहां पर फिर तभी एंट्री होती है ब्यूटीफुल लूसी की, जो कि सबसे पहले अपने पावर्स का यूज करते हुए उस वाटर अटैक को ही फ्रीज कर देती है। इसके तुरंत ही बाद फिर उसने उस आइसबर्ग को क्रश भी कर दिया था। लेकिन जैसे ही शाफिन यहाँ से गुजर जाता है तो फिर वो ड्रैगन भी एकदम ही ठीक हो चुका था। जिसके बाद फिर हम लोग वहीं पर काफी शानदार सीन देखते हैं लूसी का, जो कि पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और वो लिंगजू को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद फिर वो खुद भी अपने बाकी के साथियों के पास में आ जाती है। यहाँ कहता है कि सिस्टर लूसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। अभी शूशु कहता है कि लेकिन आपके इस वार्ड का जो कल्टीवेशन लेवल है वो तो वाकई में एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। लेकिन ये बात अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आई थी कि अचानक से लिंगजू को गुस्सा किस बात पर आया। उन लोगों को ये पता नहीं होता कि शाफिन के यहाँ से गुजरने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ कहता है कि वो तो शुक्र मनाओ कि किसी को कहीं पर चोट नहीं आई। जिसके बाद फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लूसी अभी भी सोचती रहती है शाफिन के बारे में। जिसके बाद अब शाफिन यहाँ से पहुंच जाता है एक आइस केव के अंदर, जो कि इतने ज्यादा ब्यूटीफुल और कोल्ड होती है। यहाँ पर बियाओं की बॉडी को रखे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी जरा सी भी खराब नहीं हुई थी। शाफिन बियाओं की बॉडी के पास में जाकर उससे कहता है कि देखो अब मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने तुम्हारे फादर की मदद की है एक और सेक्ट को खत्म करने में। तो बताता है कि इस बार मैं वहीं पर गया था जहाँ पर हम दोनों की पहले मुलाकात हुई थी। मुझे यकीन है तुम्हें अभी भी वो पल याद होगा जब हम दोनों सबसे पहली बार मिले थे, क्योंकि जब वहाँ
पर एक आखिरी बंदा बचा हुआ था। तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि ये तो वही जगह है जहाँ पर हम दोनों ही मिले थे, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी उस बंदे को जान से नहीं मार पाया। जब मैं वापस आ रहा था तो मैं अपने डाउजू पीक में भी गया था, जहाँ पर मैंने उस ब्लैक बैम्बू के ट्री को भी देखा, जिसके ऊपर बैठकर हम दोनों ने ही एक दूसरे के साथ में बातें की थी। और वो पेड़ अभी भी पूरे 10 साल बाद भी वहीं पर ही डला हुआ है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि वहाँ पर अभी तक कुछ भी ना बदला हो, बस बदली हो तो केवल तुम, जो कि 10 साल होने के बाद भी वापस से नहीं जागी हो, जिस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और फिर वहीं पर दरवाजे के पास में हम लोग खड़ा हुआ देखते हैं बियाओ की आंट को, जहाँ पर तभी एक बंदा आता है और वो कहने लगता है कि हमारे घोस्ट किंग मिलना चाहते हैं शॉफैन से। जैसे कि आंट कहती है कि इन 10 सालों में जितनी बार भी ये शॉफैन वापस आया है, वो सबसे पहले मिलने के लिए हमेशा ही जाता है बियाओ से। जो बात सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि आंट तुम्हें हमेशा ही उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि किस तरीके से सेक्ट लीडर ने इन 10 सालों में उसे अपना मोहरा बनाया और कल्टीवेशन भी कराया। हमें भी बियाओ की चिंता और हम भी वही चाहते हैं जो कि शॉफैन चाहता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में एक और बंदे को दिखाया जाता है, जो कि असल में अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि होता है शॉफैन का बचपन का दोस्त जिंग्यू, जिसने इन 10 सालों में अपना कल्टीवेशन करते करते अपने पावर लेवल को भी काफी ज्यादा हाई कर लिया था। जिस मूवमेंट पर तभी वहां पर उसके मास्टर आते हैं और उसकी तरफ एक जलती हुई मोमबत्ती को फेंक देते हैं, जो कि जिंग्यू से हिट होने से पहले ही उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद फिर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, उसके ऊपर और भी कई सारी मोमबत्तियों को फेंका जाता है, लेकिन जिंग्यू तो उन सभी को स्लैश करते हुए यहाँ पर मशालों को भी जला देता है, जिससे कि वो मास्टर कहने लगते हैं कि ये 10 साल कितने जल्दी गुजर गए, हमें तो पता ही नहीं चला। और तुम्हारा जो खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो मेरी सोच से भी ज्यादा बेहतर निकला। जैसे कि जिंग्यू अपने सीनियर को ग्रीट करता है, वो कहने लगते हैं कि लीडर को देने के लिए मेरे पास में एक मैसेज है, और वो ये है कि ये जो किंगन सेक्ट की यंग जनरेशन है वो असल में इकट्ठा हो चुकी है टोंगटियन पीक के ऊपर। मुझे लगता है कि वहाँ पर जरूर से कोई ना कोई बड़ा मसला तो होने वाला है, इसीलिए अब तुम जाओ और इसके बारे में बता दो अपने लीडर को। जिंग्यू उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है जैसे कि वो कुछ और भी जानना चाहता हो। वो एल्डर कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा सब अच्छा होगा, इसलिए अब जाओ और खबर पहुंचा दो। जिंग्यू कहता है कि सीनियर आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसको याद रखूंगा। इसके बाद फिर वो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को उठाकर यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका था और निकल जाता है इस खबर को देने के लिए, जहाँ पर अब जैसे ही ये एल्डर अपने एंसेस्टर्स की पूजा करने के लिए अगरबत्तियों को निकालते हैं तो फिर तभी उनके पीछे से वहाँ पर आ जाते हैं मास्टर डाओजुआन, और वो यहाँ पर इन बीते हुए 10 सालों के बारे में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है डीमन सेक्ट के सोवरेन यानी कि घोस्ट किंग को, जो कि अपनी डीमन कल्ट टेरिटरी में होता है, जहाँ पर फिर तभी उसके पास में पहुंच जाता है शॉफैन, जहाँ पर तभी घोस्ट किंग उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि इस बार तुमने एक और सेक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुमने एक टेस्ट को क्यों नहीं मारा जिसका नाम है वाइल्ड डॉग? आखिर तुमने उसकी जान को क्यों बख्श दिया? क्या तुम्हारी वो स्टेक अप टेस्ट का खून पीना नहीं चाहती? तुम ये जानते हो कि ब्लड रिफाइनिंग हॉल और तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जिसके बाद फिर वो उसको एक और ट्रीजर के बारे में बताने लगता है, जो कि भी हाल ही में अपियर हुआ है वेस्ट के दलदलों में। उससे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते भी हो, क्योंकि उसको लेने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर कई सारे लोग पहुंच भी चुके हैं। मुझे बताओ कि आखिर तुम उसको कैसे प्राप्त कर पाओगे? जैसे कि शॉफन कहता है कि जैसे कि डीमन सेक्ट के अंदर द घोस्ट किंग और वांडू हुआन दोनों ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, वैसे ही आप जिस चेन सेंग टांग के बारे में बात कर रहे हो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है राइटस पाथ वालों के पास में। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर वो कितना ताकतवर है। जैसे कि घोस्ट किंग कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं। शॉफन बताता है कि हम उसके लिए प्री प्लानिंग करके उसका काम तमाम करेंगे, क्योंकि अब हमारा शिकार होगा चेन शेंग टांग। वो बताता है कि ये जो यू यांग जी है असल में चेंग शेंग हॉल का मास्टर है, जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और वाहियात किस्म का इंसान है। इसीलिए हमें केवल चेन शेंग टैंग और जेन दाओ के कोलैप्स होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे बैटल की जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिससे कि फिर घोस्ट किंग यहाँ पर किसी चीज के बारे में सोचने लगा था। शॉफन उससे पूछता भी है कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो? फिर घोस्ट किंग कहने लगता है कि तुम्हारी और मेरी सोच में जरा सा भी फर्क नहीं है। जिससे कि शॉफन कहता है कि इन बीते हुए 10 सालों में
आपने मुझे हेवनली बुक के 2 वॉल्यूम्स को फिनिश करा दिया, जिससे कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घोस्ट किंग कहता है कि हाँ, ये तो तुम जानते ही होगे, क्योंकि तुम्हें ये सफलता प्राप्त करने में पूरे 10 सालों का समय लगा है और तुम्हारे जैसा बंदा मुश्किल से ही कहीं पर मिलता है। और फिर वो उससे वन डोमेन में जाने के लिए कहता है, जिसकी सारी की सारी जानकारी एक लेटर के अंदर लिखी गई थी, जिसको घोस्ट किंग दे देता है असल में शॉफैन को। और वो उससे ये भी कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जल्द पहुंचना होगा डीप स्वैम्प में, क्योंकि अब वो केवल और केवल भरोसा करता है तो शॉफैन पर। और जैसे ही शॉफैन यहाँ से जाने लगता है तो घोस्ट किंग कहता है कि एक और बात सुन लो, हम लोग जिस होली रिलीजन के साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग अब से हमें डेमोनिक रिलीजन के नाम से बुलाएंगे। शॉफैन कहता है कि मैं पूरे 10 सालों से कल्टीवेशन करते आ रहा हूँ इस होली रिलीजन के अंदर, जिसमें मैंने केवल और केवल लोगों को मारने का ही काम किया है। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर से होली वर्ड के नाम से क्यों जाना जाता है। जिससे कि घोस्ट किंग कहता है कि क्या तुम उन लोगों को सही मानते हो जहाँ पर तुम पैदा हुए थे। तो शॉफैन कहता है कि बुरे काम तो राइटर्स पाथ वालों के द्वारा भी किए गए हैं, इसीलिए अब तो मुझे डीमन कल्ट और राइटर्स पाथ में कोई भी अंतर नजर नहीं आता। घोस्ट किंग कहता है कि तो फिर मुझे दिल से बताओ कि आखिर तुम किसे सही मानते हो। लेकिन इसके लिए शॉफैन के पास में कोई भी जवाब नहीं होता। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है किंगगुन सेक्ट को, जहाँ पर अब सभी के सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा किया जा रहा था, क्योंकि उन लोगों के बीच में अभी काफी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली थी। जिससे कि फिर ये सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं हॉल के अंदर, जहाँ पर अब उनके सामने आ जाते हैं मास्टर डाओ जुआन, जो कि अभी भी किंगगुन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर होते हैं। लेकिन उनके आसपास बैठने वाले सभी के सभी एल्डर्स बदल चुके थे, जिनकी जगह पर आ चुके हैं सभी के सभी नए डिसाइपल्स। जहाँ पर फिर तभी हमें एक सीनियर डिसाइपल को देखते हैं, जो कि असल में बिलोंग करता था डॉफैंग से। वो कहने लगता है कि मेरे सभी भाइयों, मैंने भी हाल ही में वेस्टर्न स्वैम्प में एक ट्रीजर के बारे में सुना है, और साथ ही साथ ये भी सुना है कि वहाँ पर पहुँचने वाले हैं डीमन सेक्ट वाले। मुझे यकीन है कि वो एक बहुत ही रेयर ट्रीजर होगा, लेकिन हमारे होते हुए हम कभी भी उसे डीमन कल्ट के हाथों में नहीं जाने देंगे। इसीलिए अब हमारे लीडर ने ये डिसाइड किया है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों को भेजेंगे, ताकि वो उस नए ट्रीजर को वहाँ से लेकर आ सके, जहाँ पर जाकर सबसे पहले डीमंस को मारना होगा और उस ट्रीजर को लाना होगा। चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी मदद के लिए होंगे टियानिन टेम्पल के मॉन्क्स और फेंगशियांग वैली वाले लोग। इसीलिए अब हमारा मिशन है उस नए ट्रीजर को अपने सेक्ट में लेकर आना, जिसके लिए ये सारे के सारे डिसाइपल्स कसम खाते हैं कि वो ट्रीजर कभी भी डीमन कल्ट के हाथों में नहीं जाएगा। साथ ही साथ डीमन कल्ट की तरफ से निकल चुका था शॉफैन, और किंगगुन सेक्ट की तरफ से निकल चुके होते हैं काफी सारे पावरफुल डिसाइपल्स, जिनके पीछे पीछे टियानिन टेम्पल के मॉन्क्स भी जा रहे थे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ से आ रहे हैं फेंगशियांग वैली वाले बंदे, जिसके ऊपर अब शियाओ हुआन और उसके दादाजी की भी नजर पड़ चुकी थी। अब बहुत ही बड़ी तादाद में लोग निकल चुके हैं एक नए ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए, जिनके सबसे पीछे अब हमें जाते हुए दिखाया जाता है शॉफैन को। लेकिन शॉफैन के वहां से गुजरते ही दोबारा से लिंग जू को इसके बारे में पता चल चुका था, और इसी के साथ में ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो और भी ज्यादा शानदार होने वाला है, जिसको देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और